एवरीवन वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और वी कैन से डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड सेक्टर पे बात कर चुके थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड। हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल ब्रिटिशर्स पीरियड में क्या थी, उससे पहले हम डिस्कस करें दैट व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री। कोई एक खास कंट्री की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर। अब आप बात करेंगे सर ये स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या? तो देखिए, स्ट्रक्चर का अगर हम मीनिंग देखने जाएं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारे मीनिंग यहां से डिराइव होते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि स्ट्रक्चर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में तो स्ट्रक्चर्स ढेर सारे मिलेंगे। इंडिया इटसेल्फ इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहां तो ढेर सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको। एक गली से अगर आप दूसरी गली में चले जाएंगे तो वहीं से आपका पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट भी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन भी है। ढेर सारे उसमें डाइवर्सिटीज उसमें मिल जाएंगे। तो हम यहां पर कौन से स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो हर कास्ट, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। जैसे हम बात करें अबाउट द कंडीशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, कि लोगों के जीने मरने की एक्चुअली यहां पर कंडीशन क्या है और क्या थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पर किस तरह से लोग जीते मरते थे वो भी इसके अंदर आ जाएगा, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मीनिंग होगा कि कितने बच्चे जीवित रहते हैं, कितने बच्चे की एक्चुअली डेथ हो जाती है। उसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द पॉवर्टी। पॉवर्टी भी तो एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर ही, और ये हर कास्ट, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो ये बताएगा कि हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल या हमारे कंट्री का स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ब्रिटिशर्स पीरियड के दौरान क्या था। और आपको डेटा जो बुक्स के अंदर दिए हुए हैं इसको देखकर मालूम पड़ेगा कि कितनी हमारी कंट्री की हालत एक्चुअली खराब थी और किस तरह से हमने ट्रांजिशन किया, किस तरह से हम वहां से यहां तक एक्चुअली हमने सफर तय किया और कितना डिफरेंसेस एक्चुअली उसके अंदर आया। तो वन बाय वन हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने से पहले हम बात करें कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल को जांचा और उसको नापा और उसका मेजरमेंट एक्चुअली कैसे किया जाता है। हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई डेमोग्राफिक प्रोफाइल है क्या, हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर है कैसे, किस तरह से हम मालूम करेंगे? तो देखिए, हमारी कंट्री इंडिया के अंदर ये जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये मालूम की जाती है थ्रू पॉपुलेशन सेंसस, जो हर एक डिकेड के अंदर होता है। हर एक डिकेड मींस हर 10 सालों के अंदर पॉपुलेशन सेंसस जो हमारी कंट्री के अंदर होता है। लास्ट टाइम हमारी कंट्री में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था ड्यूरिंग 2011। उसके बाद से अभी तक हमारे यहां पर पॉपुलेशन सेंसस एक्चुअली नहीं हुआ। फाइन, सबसे पहले हम बात करें इस हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन सेंसस की कि भाई पॉपुलेशन सेंसस कैसे रहा, क्या ट्रांजिशन हुआ, कौन सा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ, ताकि आपको एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक हिस्ट्री मालूम पड़े जो एमसीक्यूज के अंदर भी अक्सर अल्टीमेटली आती है। देखिए, सबसे फर्स्ट जो पॉपुलेशन सेंसस था वो 1881 के अंदर ऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसस परफॉर्म किया गया, ठीक है। 1881 ईयर के अंदर पॉपुलेशन सेंसस हुआ और उसके बाद हर डिकेड के अंदर पॉपुलेशन सेंसस एक्चुअली होने लगे। इसमें एक मेजर वेरिएशन आया ईयर 1921 में। ये जो ईयर 1921 है ये कहलाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी कंट्री के पॉपुलेशन का ट्रांजिशन पीरियड था। ट्रांजिशन पीरियड, अच्छा ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ट्रांजिशन, जैसे अगर ये वर्ड हम बात करें अबाउट द ट्रांजिशन पीरियड, तो सर ये ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? तो देखिए, ट्रांजिशन वर्ड डेराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड ट्रांजिट। ट्रांजिट का मीनिंग होता है रास्ता, और जो रास्ता होता है वो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। कोई भी रोड हो, कोई भी रास्ता हो, आप क्या करता है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगा। तो ट्रांजिशन जो होता है ये एक्चुअली सफर होता है। ये एक ऐसा फिनोमेना होती है जो इंसान को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाती है, ठीक है। मींस एक मूवमेंट ऑफ चेंज एक्चुअली इसके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ट्रांजिशन, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो 1881 के में हमारे यहां से ऑफिशियली जो है पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट हुआ, जो हर एक डिकेड के अंदर होना स्टार्ट हो गया। 1881 फिर 1891, ठीक है, इस तरह से वो कर चलना स्टार्ट हुआ।
1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है। इससे पहले जो हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर था उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी नहीं थी मींस कभी वो इंक्रीज शो करता था, कभी वो डिक्रीज शो करता था। मींस कभी हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, बढ़ती हुई दिखती थी किसी पॉपुलेशन सेंसस में, किसी पॉपुलेशन सेंसस में कम होती हुई दिखती थी। ठीक है, मींस कोई एक मतलब एक सिस्टमेटिक एक फ्लो उसके अंदर नहीं था। फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा थे, वेरिएशंस होते थे, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। 1921 एक ऐसा ईयर है जिसके बाद से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कभी कम हुई नहीं। देखिए जैसे मेरे पास यहां पर डेटा है बुक के अंदर कि इसमें देके रखा है कि टिल 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कंसिस्टेंट नहीं थी। द सेंसस ऑफ 1901 शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़ ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 1901 का 1901 का जो था इसने इस ईयर ने 0.04 करोड़ का डिक्लाइन दिखाया, मींस हमारी पॉपुलेशन कम हो गई। उसके बाद 1911 में राइज दिखाया 1.38 करोड़ का, 1.38 करोड़ का इंक्रीमेंट दिखाया, मींस हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, पहले कम हो गई फिर बढ़ गई। उसके बाद 1921 शोज अ डिक्लाइन ऑफ 0.07 करोड़, फिर 1921 10 साल बाद 0.07 करोड़ का डिक्लाइन हुआ। तो अब आप देखिए इसमें कंसिस्टेंसी हमारी पॉपुलेशन में थी नहीं, कभी पॉपुलेशन बढ़ती है कभी पॉपुलेशन कम हो जाती है। और इसके पीछे रीजन जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, कंटीन्यूअस फेमाइन्स का होना और इस तरह से जो रीजंस थे उस वजह से कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी। अब ये 1921 में लास्ट टाइम कम हुई, ठीक है। इसके बाद से हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कभी डिक्लाइन शो नहीं किया उसने, उसके अंदर हमेशा क्या हुआ, इंक्रीमेंट ही शो होता गया। लिखा ना, आफ्टर 1921 इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन व्हेन पॉपुलेशन रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज। अब इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया है कंसिस्टेंट राइज, मींस उसके अंदर कंसिस्टेंसी आ गई। इससे पहले कंसिस्टेंसी नहीं थी, कभी पॉपुलेशन किसी एक पॉपुलेशन सेंसस में पॉपुलेशन कम हो जाती, किसी पॉपुलेशन सेंसस में बढ़ जाती। आप देख ही सकते हैं 1901 में कम हो गई, 1911 में फिर इंक्रीज हो गई, 1921 में कम हुई, लेकिन इसके बाद के किसी सेंसस में कभी कम हुई नहीं। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ने कंसिस्टेंट राइज एक्चुअली शो किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक्स है और आपकी कंट्री का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल मालूम पड़ता है वो आपकी कंट्री के पॉपुलेशन सेंसस से ही मालूम पड़ता है। हमारे घर पे भी पॉपुलेशन सेंसस वाले आते हैं और वो हमसे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, किसकी क्या एजुकेशन है, कितने लोगों का अभी बर्थ हुआ है, कितनी डेथ हुई है। मींस ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली वो उससे आपको मालूम कर लेते हैं कि भाई लास्ट 10 साल के अंदर क्या क्या एक्चुअली चेंजेस के अंदर हो गए। फाइन, तो कहने का मीनिंग ये कि हमारी कंट्री का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल मालूम पड़ता है वो किससे मालूम पड़ता है, हमारी कंट्री में होने वाले पॉपुलेशन सेंसस से। और पॉपुलेशन सेंसस हर एक डिकेड में होता है। 1881 में सबसे पहले हुआ और उसके बाद 1891, 1901, 1911 और 1921 के अंदर कंटिन्यूअसली होता गया। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ईयर ऑफ ट्रांजिशन है, याद रखिएगा, ईयर ऑफ ट्रांजिशन। ईयर ऑफ ट्रांजिशन मींस पहले जो फ्लक्चुएटिंग हमारी पॉपुलेशन थी, कभी बढ़ जाती कभी कम हो जाती, तो यहां से 1921 में आखिरी बार कम हुई थी और उसके बाद से कंसिस्टेंट राइज हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर दिख रहा है। फाइन, आज हमारी कंट्री जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री एक्चुअली हो गई है, चाइना से भी ज्यादा पॉपुलस हो चुकी है। चलिए, एनीवे, तो ये हमारा उसका बेसिक्स बना। अब हम वन बाय वन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो एक्चुअली कैसी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ एंड डेथ रेट इन द कंट्री। देखिए, जब ब्रिटिशर्स पीरियड था उस टाइम बर्थ रेट भी बहुत हाई था और डेथ रेट भी अल्टीमेटली बहुत हाई था। सबसे पहले हम बात करें अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट। ये बर्थ रेट एक्चुअली क्या होता है, तो बर्थ रेट एक्चुअली शो करता है रेशियो ऑफ लिविंग बर्थ्स। ठीक है, लिविंग बर्ड्स पर 1000 पीपल। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर जो बर्थ और डेथ का जो डेटा होता है ये पर 1000 पीपल के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो बर्थ रेट जो होता है ये एक्चुअली आपका रेशो बताता है, रेशो ऑफ लिविंग बर्थ पर 1000 पीपल। कितने बच्चे हर 1000 लोगों के ऊपर पैदा हुए,
ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देखिए आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट को समझा होगा। ये अल्टीमेटली आपको एक फ्लो कंसेप्ट बताता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में, और नॉर्मली वो स्पेसिफिक पीरियड हम क्या लेते हैं, एक ईयर का लेते हैं। एक ईयर में एक स्पेसिफिक एरिया में पर 1000 पीपल के ऊपर कितने बच्चे एक्चुअली पैदा हो रहे हैं। लिविंग बर्थ, अभी लिविंग बर्थ का कंसेप्ट अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। लिविंग बर्थ कितनी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बर्थ रेट, हम इसको बर्थ रेट बोलते हैं। हर 1000 लोगों में कितने बच्चे एक्चुअली एक स्पेसिफिक एरिया में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, फिर जितनी पॉपुलेशन है आप उससे उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो वो कहलाती है हमारी बर्थ रेट। ठीक है, और डेथ रेट जो होती है, डेथ रेट एक्चुअली शोज द रेशियो ऑफ डेथ। ठीक है, पर व्हाट, अगेन पर 1000 पीपल इन अ स्पेसिफिक पीरियड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो यहां बर्थ रेट का कंसेप्ट है वही सेम डेथ रेट का कंसेप्ट है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ब्रिटिशर्स पीरियड के दौरान पर बर्थ रेट भी बहुत हाई थी और डेथ रेट भी बहुत हाई थी। बर्थ रेट जो थी वो थी 48 पर 1000 पीपल, और डेथ रेट जो थी वो 40 पर 1000 पीपल, जो अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम 2023 में देखें, जो मैंने अभी यहां पर गूगल पे देख रहा हूं, तो जो बर्थ रेट है दैट इज व्हाट 16.1 पर 1000 पीपल है, और जो डेथ रेट है वो 6.6 पर 1000 पीपल है। ठीक है, अब ये बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जैसे डेथ रेट के लिए तो क्या हमारे पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज का ना होना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की किसी भी हेल्थ फैसिलिटी को डेवलपमेंट नहीं किया था, इस वजह से डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पर अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट में लोगों के पास एजुकेशन की कमी थी, और तो उस वजह से भी क्या होता है कि बर्थ रेट हमारी कंट्री की बहुत हाई थी। तो पहली बात, अब आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो बर्थ रेट थी वो 48 पर 1000 पीपल थी, जो आज 2023 में अप्रोक्सीमेटली 16.1 पर 1000 पीपल है। और डेथ रेट जो थी वो भी बहुत हाई थी, 40 पर 1000 पीपल, जो आज के सिनेरियो में हमारी कितनी है, 6.6 पर 1000 पीपल। तो पहला ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी कि हमारी कंट्री की बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ब्रिटिशर्स पीरियड में बहुत ही हाई थी। सेकंड पॉइंट है इसमें हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखिए इन्फेंट की बात करें तो छोटे बच्चे, मोर्टेलिटी मींस उसके मरने का रेशो, तो वहां पर जिस टाइम ब्रिटिशर्स पीरियड में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो बहुत ही हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग होता है वो बच्चे जो 1 साल की एज से पहले जिनकी डेथ हो जाए, वो किसमें आ जाते हैं, हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर। तो हमारी कंट्री की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत ही हाई थी। उस टाइम पर हमारी कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ब्रिटिशर्स पीरियड में थी 218 पर 1000 पीपल। इसका मीनिंग होता है कि हर 1000 बच्चे जो पैदा होते थे उसके अंदर से 218 बच्चे जो थे वो 1 साल की एज से पहले उनकी डेथ हो जाया करती थी। और वो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, पॉवर्टी थी, माल न्यूट्रिशन था, बच्चों को प्रॉपर जितनी भी उनको जो चीजें उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती थी वो उस तरह से नहीं मिल पाती थी, ना उनको प्रॉपर पानी मिलता था, ना उनको अच्छा मतलब साफ सुथरा पानी नहीं मिलता था, ना उनको जो फूड इंटेक होता था वो फूड इंटेक भी उनको नहीं मिल पाता था। तो उस वक्त इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी। अब ये थी ब्रिटिशर्स पीरियड में। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये गूगल बता रहा है दैट इज 26.619 पर 1000 पीपल है इन द ईयर 2022-23 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अभी हमारे पास पूरी डेटा एक्चुअली इसलिए अवेलेबल नहीं क्योंकि अभी रीसेंट पॉपुलेशन सेंसस 2021 के अंदर हुआ नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 26.619। अभी देखिए 21.8 से 26.619 मींस सीधे हमने 90% अप्रोक्सीमेटली हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम कर दिया। तो उसके पीछे रीजन क्या है, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ फैसिलिटीज कंपैरेटिवली उस टाइम से ज्यादा पर इंप्रूव हुई है, जिस वजह से हमारे यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अल्टीमेटली कम हुआ है। तो देखिए इतने बच्चे, हर 1000 बच्चे पैदा होने वालों में से 218 बच्चे 1 साल की उम्र तक आते आते मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। तो सोचिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिवली कितना हाई। थर्ड पॉइंट है हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये हमारी हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग होता है कि आपकी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर एक बंदा ऑन एन एवरेज
एवरेज कितने साल जीता है। तो उस टाइम की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 ईयर्स थी, जो अभी प्रेजेंट में 2021 के अंदर 69 ईयर्स एक्चुअली हो चुकी है। तो अब देखिए 32 ईयर्स में अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है और पूछते हैं कि सर क्या इंसान एक 32 साल ही जीता था? तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, इट इज द एवरेज लाइफ, जो उस वक्त के लोग एवरेज लाइफ जीते थे। इसका यह मतलब नहीं कि कोई 32 साल से ज्यादा जीता ही नहीं हो। देखिए अगर आप यहां पर इस वर्ड एवरेज की बात करें तो एवरेज जो होता है स्टैटिस्टिकली इट इज अरिथमेटिक मीन। ये अपने आप में क्या होता है? अरिथमेटिक मीन x बार होता है। और आपने क्लास 11th में अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए कि एक आपने 5 बंदों की लाइफ का डेटा आपके पास आया कि एक बंदा जो 40 साल जिया, एक 70 ईयर्स, एक 90 ईयर्स, एक 50 ईयर्स और एक 20 ईयर्स जिया। ये 5 लोग हैं, ठीक फाइन। अब एक 90 साल बहुत ज्यादा जिया और एक सिर्फ 20 साल में जिसकी डेथ हो गई, बाकी कुछ एवरेज अप्रोक्सीमेटली 50, 60, 70 साल भी जी रहा है उसके अंदर। तो अगर मैं इनकी एवरेज निकालूं तो एवरेज कैसे निकलेगा? 40 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5। तो 40 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट? 54 ईयर्स। अब देखिए इस 54 इयर्स के डेटा के अंदर 20 इयर्स वाला भी आ गया जो बेचारा 20 साल ही जिया, और 90 इयर्स वाला भी आ गया। 90 इयर्स वाला इससे अराउंड 44 इयर्स ज्यादा जिया, और 20 इयर्स वाला जो इससे 34 इयर्स कम जिया। लेकिन ये भाई मीन का तो कंसेप्ट ही क्या होता है? किसी अच्छी चीज की अच्छाई छुपा देगा, बुरी चीज की बुराई छुपा देगा। तो इसके अंदर 20 इयर्स वाला भी इंक्लूड हो गया और इसके अंदर 90 इयर्स वाला भी इंक्लूड हो गया। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग ये नहीं था कि 32 साल के बाद में लोग जीते ही नहीं थे, नहीं, 80 साल 90 साल के लोग भी एक्चुअली हुआ करते थे उस टाइम पे। लेकिन बहुत सारे लोगों की डेथ ऐसी थी जो बहुत कम एज में भी हो जाया करती थी, 12 साल 15 साल 10 साल। और हमने अभी यहाँ पर देखा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसके अंदर भी ये बेसिकली आ गया। उसमें इतना हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का इंपैक्ट भी इसके ऊपर अल्टीमेटली पड़ता है। मींस उस टाइम ऑन एन एवरेज लोगों की जो जिंदगी थी वो 32 साल की थी। बहुत सारे लोग 32 साल से ज्यादा भी जीते थे, लेकिन बहुत सारे लोग 32 साल से कम भी जीते थे। आप सोचें अगर 32 एवरेज है तो कितने सारे लोगों की डेथ 32 साल से पहले होती होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 32 साल के बाद भी जीते होंगे। तो वो सबका जो एवरेज मिलकर के वो 32 इयर्स होता था। वो उसके पीछे एक और रीजन था, पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी और मेडिसिन का, और दूसरी जो थी इसके अंदर हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, इस वजह से ये 32 इयर्स थी। लेकिन जैसे हमको आजादी मिली और उसके बाद में जो 20 मतलब इतने जो 60 70 75 इयर्स है उसके अंदर हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर के 69 इयर्स हो गई। और दूसरी कंट्रीज में तो और भी ज्यादा है, हमारे यहाँ तो फिर भी 69 इयर्स को देखा जाए तो कम मानते हैं। एनीवे फिर भी अगर हम इससे देखें तो 69 इयर्स जो है अपने आप में एक सेटिस्फैक्टरी वैल्यू। अच्छा आप बोलेंगे कि सर वही फिर बात आ गई 69 इयर्स मींस आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 69 इयर्स से ज्यादा जीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनकी डेथ 69 इयर्स से कम हो जाती है। तो एवरेज यहां भी कैलकुलेट हुआ और एवरेज यहां पर भी कैलकुलेट हुआ। तो हमारी कंट्री की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी, जो कितनी थी? सिर्फ अपने आप में अल्टीमेटली 32 इयर्स थी। हमारा फोर्थ पॉइंट है लो लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट मींस एजुकेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें अबाउट द एजुकेटेड एंड लिटरेट। ये दो वर्ड अपने आप में अलग अलग होते हैं। देखिए लिटरेट जो बंदा होता है ना, ये लिटरेट का मीनिंग होगा जो बंदा बेसिक रीडिंग कर सके, बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग कर सके, दैट इज कॉल्ड एज लिटरेट। और एक एजुकेटेड बंदा होता है, एजुकेशन जो होती है बंदे के पास एक स्पेसिफिक डिग्री लेने के बाद में होती है। तो यहां पर हम एजुकेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक लिटरेसी। लिटरेसी का मीनिंग होता है कि अगर किसी बंदे के हाथ में कोई लेटर दे दिया जाए, एक सिंपल लेटर या कोई भी एक मजमून दे दिया जाए, तो वो उस स्पेसिफिक लेटर को पढ़ सके और उसके अलावा उसको लिख सके, दैट इज कॉल्ड एज लिटरेसी। जैसे अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर 5th क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो गया स्कूल से, तो भी वो लिटरेट तो कहलाएगा। क्यों लिटरेट कहलाएगा? या अगर वो कहीं पर बोर्ड को पढ़ सकता है, किसी लेटर को पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर को पढ़ सकता है, तो वो बंदा हमारे अपने आप में लिटरेट कहलाता है, क्योंकि उसकी बेसिक रीडिंग स्किल्स उसके पास है और राइटिंग होती है। तो एजुकेशन और लिटरेसी के अंदर ये डिफरेंस है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी। हम तो एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं अबाउट द लिटरेसी। कौन बंदा जो बेसिक कोई एक लेटर को या बेसिक कोई एक लिखे हुए मजमून को पढ़ सकता था और लिख सकता था, हम उस लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए आप हैरत में पड़ जाएंगे, उस टाइम जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो सिर्फ कितनी परसेंट थी? 16% लिटरेसी रेट थी, जिसके अंदर से जो वुमेन लिटरेसी रेट थी वो तो अपने आप में सिर्फ कितना थी? 7% जो थी वो वुमेन लिटरेसी रेट थी।
ठीक है, सिर्फ 16% की लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, जो आज के सिनेरियो में आज 77% के अराउंड हो चुकी है। अब 16% से हम 77% के ट्रांजिशन पीरियड पर आए, 16% लिटरेसी रेट थी। क्यों? मैंने आपसे क्या कहा कि ब्रिटिशर्स का कोई इंटरेस्ट हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर नहीं था, उनका एक ही मोटिव था हमारी कंट्री से कितना ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि हमारी कंट्री के लोग लिटरेट हैं नहीं है, एजुकेटेड हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं फिर बोल रहा हूं उसमें कि हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी, जो एक सिंपल लेटर को पढ़ सकता हो या उसको अल्टीमेटली लिख सकता हो। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई कितनी ज्यादा लो लिटरेसी रेट हमारे यहां पर एक्चुअली थी। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, अब हम बात करें अबाउट हेल्थ फैसिलिटीज की, तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज का अब देखिए इतनी सारी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज कितनी ज्यादा पुअर थी। पुअर थी मींस हमारा क्या बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था, उसके अलावा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा थी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। इसी से समझ में आ जाएगा कि हमारी कंट्री की हेल्थ कंडीशन एक्चुअली क्या थी। तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज होने की वजह से हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं थे, मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, हमें हर चीज के लिए किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। इस वजह से हमारे यहाँ पर जो लोगों को डिजीजेस होती थी, क्योंकि उनकी जो डिजीजेस को कैच करते थे वो बहुत ज्यादा हाई थी, और इस वजह से यहां पर जो एयरबॉर्न डिसीजेस और वाटरबॉर्न डिसीजेस थी ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा हाई थी, और उस वजह से भी बहुत सारे लोगों की हमारे यहां पर डेथ होती थी। देखिए इन चीजों का डायरेक्ट अपने आप में एक दूसरे से रिलेशनशिप है। तो हमारी कंट्री की लोगों की इस वजह से इम्यूनिटी बहुत वीक थी, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से गंदा पानी पीने को मिलता था, मीन साफ पानी नहीं मिलता था उसको, अच्छी हवा के लिए नहीं थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई एयरबॉर्न डिजीजेस और वाटरबॉर्न डिजीजेस जो थी वो कंपैरेटिवली लोगों को जल्दी लगती थी, क्योंकि इम्यूनिटी कंपैरेटिवली उनकी वीक थी, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी की वजह से लोग क्या करते थे, उनको खाने को नहीं मिलता था और उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती थी। ठीक, और उसके बाद में फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, वही 6 पॉइंट इसी से रिलेटेड, दैट इज व्हाट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब होता था हमारी कंट्री में पुअर पीपल बहुत ज्यादा थे। और क्यों गरीब थे, इसके लिए आप मेरे प्रीवियस 3 लेक्चर्स देख सकते हैं कि इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। उन्होंने हमारे यहां पर इतनी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज चलाई थी कि जो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट इकोनॉमी उन्होंने बना दी, और इस वजह से हमारी कंट्री के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा फैल दी गई। इंडस्ट्रीज खत्म कर दी, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग एग्रीकल्चर की तरफ गए, वहां पर बर्डन बढ़ गया, बर्डन बढ़ने की वजह से वहां पर भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई, और इस वजह से पॉवर्टी हमारी कंट्री के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी बन जाती है, और वे सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से डॉट कनेक्ट करके चलते हैं। तो ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, और मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का भी कंसेप्ट अल्टीमेटली बताया। तो आई होप आपको यह डेमोग्राफिक प्रोफाइल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जितने भी पॉइंट्स थे, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, उसके अलावा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लो लिटरेसी, ये सारी चीजें हमारी उस टाइम पर हुआ करती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स पीरियड में हमारी डेमोग्राफी की कंडीशन एक्चुअली क्या हालत थी और कितनी हालत उस टाइम पे खराब थी, और धीरे धीरे हमने क्या इंप्रूवमेंट किया, मैंने अभी के भी डेटा भी आपको अप्रोक्सीमेटली बता दिया। फाइन, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा पढ़ के रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।